सबसे पहले बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के कामयाब उम्मीदवारों के कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कराची के 7 अजला में उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 16 अजला का भी नोटिफिकेशन जारी किया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के कामयाब उम्मीदवारों के कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिला आखिर एक तवील इंतजार के बाद, अगर हम कहें तकरीबन 50 दिन के तवील इंतजार के बाद, सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के उम्मीदवारों की कामयाबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के तमाम 16 अजला में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है। ताहम इस नोटिफिकेशन के अंदर उन तमाम यूनियन कमेटियों और यूनियन काउंसिल के रिजल्ट होल्ड कर दिए गए हैं जिनका केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जेर समाअत है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर कोई नोटिस लिया हुआ है। कराची में 20 ऐसे मकामात हैं जहाँ के रिजल्ट को होल्ड किया गया है। ताहम इस रिजल्ट होल्ड करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदस्तूर पहले नंबर पर, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तीसरे नंबर पर है। ऑफिशियल रिजल्ट की कैलकुलेशन का एक तवील मामला है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट साउथ की कैलकुलेशन है उसके मुताबिक लियारी टाउन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 यूनियन कमेटियां जीतने के साथ टाउन भी जीत गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कामयाबी हासिल हुई है, जबकि एक उम्मीदवार के इंतकाल के बाद यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ था। इसी तरीके से सदर टाउन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा है और उसने 8 यूनियन कमेटियां जीती हैं, जबकि 4 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो हक में आई हैं और एक के रिजल्ट को जो होल्ड किया गया है। इस पर रिजल्ट का कैलकुलेशन का टाइम जारी है, जैसे जैसे कैलकुलेट होगा हम नाज़रीन को आगाह करेंगे। ताहम 50 दिन के तवील इंतजार के बाद दूसरे मरहले का और 6 महीने के तवील इंतजार के बाद पहले मरहले के तमाम जो अजला हैं उनके नोटिफिकेशन को अब जारी कर दिया गया है। इसके बाद अगला मरहला अब मुख्तलिफ जो यूनियन कमेटियां टाउन है वहाँ पे हल्फबर्दारी का होगा और फिर जो है मुख्तलिफ शहरों में मेयर और डिप्टी मेयर का जो इंतखाब है उसको अमल में लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर अपडेट करने के लिए। लियारी के वासियों के लिए मदद अपनों की फाउंडेशन की जानिब से सस्ते राशन का कैंप लगाया गया है, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद राशन खरीद रही है। मजीद बताएंगी अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, महंगाई के जोर में जहां शहर अकायद के वासियों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है, वहीं अपनों की मदद फाउंडेशन की जानिब से वेलकम टू लियारी गेट के बाहर जो है वो कैंप लगाया गया है, जहां पे इंतहाई कम और सस्ते मुनासिब रेटों में जो है वो राशन लोगों में तकसीम किया गया है। मेरे साथ जो है वो फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, सलमान सर। आप मुझे बताएं, आपने कितना फीसद डिस्काउंट दिया है? ये हमने अपनी जेब से और नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पे सारा डिस्काउंट दिया है और इसमें हमने यानी जो चीज़ मार्केट में अगर 100 रुपये की है तो हमने अपनी जेब से भी जो हो सका ना तो हमने 80 रुपये 75 रुपये ऐसे यानी 25% 30% जो आइटम पे जितना मार्जिन लोग लेते हैं ना तो हमने बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिया और जिसमें थोड़ा बहुत जेब से लग सकता था हमने वो भी दिया है और पब्लिक को अच्छा बेनिफिट मिला है। सुबह 10 बजे से कैंप लगा हुआ है और इस वक्त तकरीबन 1-1.5 बज रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हमारा कैंप बिल्कुल फिनिश, बिल्कुल थोड़ा सा ही सामान रह गया और तकरीबन हमने सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया और सारी चीज़ें हमने बिल्कुल फ़रोख्त कर दी, सारी दे दी। आप मुझे बताएं, राशन में आपने क्या क्या चीज़ें तकसीम की हैं? हमने राशन में यहाँ पे लोगों के लिए तेल, घी, चीनी, आटा, दालें, खुश्क पाउडर, चाय पत्ती और रूह अफ़ज़ा की बोतलें और चावल और जो रोज़मर्रा की अशिया होती हैं राशन के हवाले से वो सारी अशिया हमने पब्लिक को प्रोवाइड की हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है ना तो लोग अपने लिए ख़रीदारी करते हैं। तो हमने इसीलिए एक आवाम के लिए कि जो सफ़ेद पोश अफराद हैं वो बेचारे जो आजकल हालात के हिसाब से इज़्ज़त नफ्स की मजरूह होने की खातिर वो कहीं भी नहीं जा सकते, तो उनके लिए हमने एक सस्ता राशन कैंप लगाया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बेनिफिट ले सकें और अवेल कर सकें जो भी डिस्काउंट हमारी तरफ से मिला है। और आप कब लगाएंगे आपकी सस्ता? इंशाल्लाह हमारा इरादा ये है कि रमज़ान तक हम कंटिन्यू करेंगे, हर संडे को इंशाल्लाह इसी जगह पे हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे खारादर के लोग भी आ सकते हैं, लियारी के लोग भी आ सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत ज़्यादा पहले से वेट कर रहे होते हैं हमारे राशन कैंप का। हमने पहले रबीउल अव्वल में सस्ता गोश्त कैंप भी लगाया, उसके बाद 11वीं शरीफ में राशन और गोश्त दोनों कैंप लगाया, तो इस बार हमने राशन कैंप लगाया जो रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से और इंशाल्लाह आगे भी अगली इतवार भी इसको कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल।
बिल्कुल आपने सुना कि मदद अपनों की फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि जब तक रमज़ान आएंगे ये रमज़ानों के लोगों के लिए पूरे दस्तरखान की तैयारी करवा रहे हैं। इंतहाई सस्ते रेट में जो है वो शहरियों को राशन तकसीम कर रहे हैं। शहरियों का खासा रश सुबह 10 बजे से ताहाल यहाँ पर मौजूद था। राशन जो है वो काफ़ी कम वक्त में जो है वो लोगों ने खरीदा। ये काफ़ी खुश नज़र आए इस चीज़ से। जी, यूपी में पुरानी गाड़ियों का एतवार बाजार सज गया, मगर महंगाई के सबब खरीदार कम है। गाड़ियां महंगाई होने की वजह से खरीदार क्या कहते हैं, इस हवाले से बताएंगे काविश मेमन। अजी बिल्कुल देखें, कराची में गाड़ियों का भी संडे बाज़ार लगता है और इस वक्त मैं यूपी के एक ऐसे बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ लाई जाती हैं। ख़रीदार भी दिखाई देते हैं, बेचने वाले भी दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क में जो महंगाई की लहर है और हम देखते हैं मुख्तलिफ़ ब्रांड की जो गाड़ियाँ हैं वो महंगी हो चुकी हैं। इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है, ख़रीदार क्या कहते हैं, मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कौन सी गाड़ी ख़रीदने आए थे और क्या रेट हैं? सर हम XLI GLI लेने के लिए आए थे, तो काफ़ी महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा रेट है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी गाड़ियों के रेट मालूम किए, हम लोग शोरूम वगैरह भी घूमे हैं, घरों पर भी जाकर देखे हैं, अभी यहाँ बाज़ार में देखने के लिए आए हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डिमांड बहुत ज़्यादा की जा रही है। हमारी रेंज थी 23 से लेकर 25 तक, तो इस रेंज की गाड़ियाँ जो हैं वो तकरीबन 2 लाख रुपए 2-3 लाख रुपए ज़्यादा ही हैं महंगाई की वजह से। अच्छा, नई गाड़ी खरीदना तो वैसे ही मुश्किल है, आप पुरानी भी नहीं खरीद सकते? पुरानी भी नहीं ख़रीद सकते। अब ये देखें, ये मैं जो रेट आपको बता रहा हूँ GLI 16 मॉडल के रेट हैं, 15 मॉडल के, और जो 16 का हमने मालूम किया वो 28.5 लाख रुपए 29 लाख रुपए ऐसे डिमांड की जा रही है। जी बिल्कुल देखें, इस सिलसिले में यहाँ जो ख़रीदार आए हैं उनका ये कहना है कि अब नई गाड़ी ख़रीदना या पुरानी गाड़ी ख़रीदना भी अब एक ख्वाब बन चुका है, क्योंकि कीमतें इस कदर ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब जो है वो सोचा भी नहीं जा सकता, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जबकि यूपी की ये वो मार्केट है जहाँ पर सस्ती गाड़ियों के हवाले से बड़ी मशहूर थी, लेकिन यहाँ जो ख़रीदार हैं वो काफ़ी देते हैं। जी, महंगाई की लहर में मोटरसाइकिल के मिड गार्ड की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। नए मिड गार्ड की कीमतें 350 से 1100 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं। महंगाई का तूफान, हर चीज की कीमत छूने लगी आसमान। सेल्स टैक्स लगने के बाद, मोटरसाइकिल के दीगर स्पेयर पार्ट्स के बाद मडगार्ड की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। नया मडगार्ड 350 रुपए इजाफे से 1650, जबकि सफेद क्रोम मडगार्ड 1100 रुपए इजाफे के बाद 3300 रुपए का हो गया। लोकल मडगार्ड भी 700 रुपए महंगा होकर 2300 रुपए में बिकने लगा। दुकानदार कहते हैं कि कारोबार बिल्कुल भी नहीं, लेबर भी महंगी पड़ रही है। जो 3 महीने पहले मडगार्ड थे 1300 के, अभी ये 1650 के, 350 रुपए बढ़े मडगार्ड में। और लोकल मडगार्ड क्रूम वाले थे पहले 1600 के, अभी जो रेट उनका चल रहा है 2200-2300 रुपए। और एक्सचेंज में मडगार्ड जो 2300 वाले ना 1900 के, और जो 3200 वाले 2900 के, यानी कि 300 रुपए लेस होते हैं मडगार्ड के। और महंगाई बहुत है, कारोबार बिल्कुल नहीं है, लेबर वगैरह समझ लो कि ये महंगी पड़ रही है अभी बहुत। शहरी बोले, राशन डलवाएं या गाड़ी ठीक करवाएं, नए और पुराने दोनों मडगार्ड महंगे हैं। मोटरसाइकिल के दीगर स्पेयर पार्ट्स भी महंगे होने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मोहित रिजवी के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। लैंड ग्रैबर्स को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची में खेलों के मैदानों पर कब्जा कबूल नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने एक बार फिर वाजे कर दिया, कहा विफाकी इदारों को काबजीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत भेजूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि रमजान मुबारक से पहले शहर में बचत बाजार नजर आएंगे। कोई भी लैंड माफिया हो या किसी भी किस्म का माफिया, वो इस शहर को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हमारा ये स्लोगन है कि कराची खेलेगा और कराची तरक्की करेगा, कराची आगे बढ़ेगा, और उस रास्ते में, उसके बीच में जो भी आड़े आएगा उसको आड़े हाथों लिया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं जैसे पहले भी कहा था कि ख़त लिख रहा हूँ कराची और सिंध में लैंड माफियाज के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, और उसमें चौंका देने वाले जिसे कहते हैं हो शरबा इंकशाफात हैं। मैं इस 4 महीने गफलत से नहीं बैठा हूँ। मैंने एक शख्स को बुला के, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो या वो इस शहर का नुमाइंदा हो, मैंने एक तफसीली ख़त तैयार किया है। और क्योंकि मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ इस सूबे में, तो वफाकी इदारों को इंशाअल्लाह ताला अनकरीब
वो ख़त जाने वाला है। शहर कराची में तकरीबन ही ज़िलों में बचत बाज़ार, रमज़ान बचत बाज़ार लगाने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला वो असल बचत बाज़ार होगा, क्योंकि तमाम ही एसोसिएशंस को बुला रहे हैं कहीं गवर्नर हाउस में और उनसे इंशाअल्लाह ताला हम ये बात करेंगे कि महंगाई की वजह से आप वो डिस्काउंट दें जिसमें आपकी ख़रीद से ज़्यादा आप उसको डिस्काउंट कर दें, ताकि ये रमज़ान का पूरा बबरकत महीना लोगों को थोड़ा बहुत सुकून मिल सके। कुरंगी 2.5 नंबर पर कायम रहमानिया पार्क गुज़िश्ता 1 साल से कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। पार्क का दरवाज़ा और दीवारें भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं। पार्क की खस्ता हाली के सबब नशे के आदी अफराद भी डेरे जमा लिए हैं। इस हवाले से तफसीलात बताएंगी नमरा रियासत। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त कोरंगी 2.5 नंबर 33D के इलाके में मौजूद हूँ और ये एक पार्क है जिसे रहमानिया पार्क के नाम से अब से 2-3 साल कबल पहले पहचाना जाता था, जो रहमानिया पार्क था। लेकिन अब ये पार्क किसी सूरत नहीं लग रहा, ये एक कचरा कुंडी या एक नाले का मंजर पेश कर रहा है। इसकी साइड की दीवारें गायब हैं, दरवाजे तो हैं ही नहीं। हमारे साथ यहाँ इलाका मकीन मौजूद है, इस हवाले से हम उनसे बात करते। बताइएगा ये कितने अरसे से यहाँ पे ये पार्क की ये हालत हुई है और क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? 10-12 साल हो गए। सही था यहाँ पर, सब कुछ सही था, पार्क सही था। अब तो यहाँ कोई शादी भी करने नहीं आता। गंदगी, गटर का पानी, बच्चे खेलने नहीं कोई आते हैं। इसके अलावा मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे कचरा है, पूरा कचरा कुंडी लग रही है, पार्क तो ये कहीं से लग नहीं रहा। उस हवाले से आप क्या कहेंगी कि गंदगी के बायस किन मुश्किलात का सामना है? गंदगी बहुत है, बस क्या कर सकते हैं। अब ये हुकूमत है, देखो अपने अपने घर के मसाइल अलग है। अब इन चीज़ों को देखेंगे तो हम तो बहुत बड़े मसले में पड़े हुए हैं। आप बताओ बेटा, यहाँ खेलने आते हो, पार्क ही नहीं है, कहाँ खेलते हो, कहाँ जाते हो खेलने, तफरी करने कहाँ जाते हो? मैदान में आते हैं, सामने मैदान है, वहाँ पे खेलने आते हैं। तो अब यहाँ पे गंदगी कचरा है तो क्या कहोगे सवाल? इस हवाले से कोई आता है नहीं यहाँ पे सफाई वफाई करने, यही है। गंदगी रहती है, हर कोई किसी के घर से आता है, कचरा यहीं फेंके आता है। यकीनी तौर पर ये एक अहम मसला है। जो पार्क है वो फैमिलीज़ के लिए बनाया जाता है, लेकिन वो ख़वातीन, फैमिलीज़ और उसके साथ साथ बच्चों को है वो खासा मुतासर कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे बाएं जानिब एक मस्जिद कायम है, जिसके लिए नमाजी जो है इस पार्क के ज़रिए से गुजर के मस्जिद तक जाते हैं, लेकिन कचरा कुंडी और गंदगी के बायस उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। उसके अलावा ख़वातीन का यही कहना है कि जो ये गंदगी है इसके बायस डेंगू, मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारियाँ जो है वो फैलती जा रही हैं, जो बच्चों में लाहक हो रही हैं और बच्चे भी जो है शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि इस पार्क की हालत के बायस उनके लिए खेलने के लिए कोई बात नहीं है, दीगर कोई जगह नहीं है तफरी के लिए। जी, म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया केमारी सालिक अहमद भुट्टो ने बल्दिया केमारी के कब्रिस्तानों में ज़ायरीन की सहूलत के लिए शब बारात के मौके पर खसूसी इंतजामात की हिदायत कर दी है। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया केमारी की सदारत में शब बारात के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। म्यूनसिपल कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा, बल्दिया केमारी की हदूद में शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए खसूसी इंतजामात किए जाएँ और ज़ायरीन के लिए ठंडे पानी और मशरूबात के साथ कब्रिस्तानों में इस्तकबालिया कैंप भी कायम किए जाएँ। इजलास में मौजूद बल्दियाती अफसरानों ने कब्रिस्तानों में किए जाने वाले इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी। आगे बढ़ते हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट सैयद शकील अहमद ने कहा है, शब बारात के सिलसिले में सोसाइटी कब्रिस्तान समेत दीगर कब्रिस्तानों में बल्दियाती खिदमात की फ्राहमी तकमील के मराहिल में है। पार्कों को बेहतर करने के साथ महमूदाबाद में मोन्यूमेंट की तामीर भी की जा रही है। सैयद शकील अहमद ने कहा, पार्कों को दुरुस्त करके शहरियों को घरों के करीब तफरीही मकामात जो है वो फ्राहम किए जाएंगे। मोन्यूमेंट्स की तामीर से भी इलाके को खूबसूरत बनाया जा रहा है। उन्होंने अफसरान को पार्कों में काम जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत भी कर दी। बराह रास्त ये चलते हैं, आर्ट्स काउंसिल में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ है। तो इन हालात में जो है वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं। ओरिजिनल सवाल में आपका भूल चुका हूँ। डी लर्निंग ऐसे ही क्या नहीं पढ़ना। दूसरे ये है कि क्या पढ़ना है और क्या महसूस रखना। अच्छा, जर्नलिज्म अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो शहादत होती है वो आपकी किताब पढ़ने की आदत की होती है। इसलिए कि जब आप 8 घंटे की शिफ्ट के बाद या 10 घंटे की शिफ्ट के बाद घर पहुंचते हैं तो आपका पढ़ने वढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं होता।
और मैं अपनी अगर मिसाल दूं तो सन 78 जब तक मैंने जर्नलिज्म में दाखिल नहीं हुआ था, सन 78 तक मैंने अगर फर्ज करें 500 किताबें पढ़ी थी, तो 78 से लेके आज तक शायद मैं 70 या 80 किताबें पूरी पढ़ पाया हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ये पढ़ना नहीं चाहता। ये इतना एग्जॉस्टिव और थका देने वाला काम है। अच्छा, फिर जाहिर है कि जब आप विटामिन्स की, ये भी विटामिन्स की कमी है ना, तो फिर आप किस तरह वो पूरी करते हैं? इसलिए कि आपको प्रोफेशन में रहना है। और शुरू में ही मैं ये फरमा चुका हूँ कि जी पढ़े बगैर आप जो है वो जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। तो फिर वो विटामिन्स की जो कमी है वो कैसे पूरी होती है? वो फिर लोगों से मिलकर होती है पूरी। वो फिर जो दूसरी किस्में हैं कि जिसमें बसरी आर्ट, जिसे मैं कहूँगा विजुअल आर्ट, वो आपके विटामिन्स की कमी पूरी करता है। वो फिर आपको घूमने फिरने से वो कमी पूरी होती है, वो उसका कंपनसेशन होती है उस किताब का। तो इस तरीके से हम वो डेफिशिएंसियाँ पूरी करते हैं और अपने आप को तरोताज़ा रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये भी आप उधर आ गए हैं तो बात करें। बारहा मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ आपके रूट्स का, रहीम यार खान का। फिर आप पढ़े हैं कराची में, और ज़ाहिर कराची एक पाकिस्तान का मेगा सिटी है, लेकिन मैंने कराची बेस्ड बहुत से कम लोगों को देखा है कि वो झुग्गियों में भी जाए, सैलाबों में भी उन लोगों के साथ गुजारें, सायलों पे भी जाए, सहराओं में भी जाएं, जोगियों के साथ भी गुजारें। तो ये जो सहल पसंदी है वो क्यों ना कैसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती? आर्ट्स काउंसिल में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज है। शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त से चलते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख में आज का दिन एक मर्तबा फिर एक स्याह बाब के तौर पर लिखा जाएगा कि जिस तरीके से अदालत के अहकामात की आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अदालती अहकामात पर इस्लामाबाद की पुलिस एक भगोड़े को, एक डरपोक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए जब जमान पार्क पहुंची तो भगोड़े ने एक दफा फिर गिरफ्तारी देने से मना कर दिया। वो शख्स जो कि कहता था कि जी जेल भरो तहरीक होगी, हम जेलों से डरते नहीं हैं, घबराना नहीं है, वो जो शख्स कहता था कि जी घबराना नहीं है, आज वो खुद घबराहट का शिकार है। जेल भरो तहरीक का सरबराह और जेल भरो तहरीक में जो लोगों को, कौम के बच्चों को जेलों में भिजवाने वाला, आज खुद अदालती अहकामात पर, कोई हुकूमती अहकामात नहीं है, कोई हुकूमत गिरफ्तार नहीं करना चाहती, अदालत का अहकामात है, इसको ना मानना कंटेम्प्ट होगा। और मैं समझता हूं कि जिस तरह आज अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, माजी में सी कभी मिसाल नहीं मिली। माजी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान ने ग्रेसफुली तरीके से हिम्मत के साथ गिरफ्तारियां दी। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को जब गिरफ्तार करने के लिए यही इस्लामाबाद की पुलिस उनके रिहायशगाह पर पहुंची तो आपने देखा किस तरह ग्रेसफुली तरीके से जरदारी साहब ने अपनी गिरफ्तारी दी। हिम्मत दिखाई उन्होंने, जुर्रत दिखाई और एक सच्चे सियासी कारकुन और सियासी रहनुमा होने का उन्होंने सबूत दिया। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला लीडर है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो सियासत की है, जिसको मसनूई तरीके से सियासत में लाया गया, मसनूई तरीके से इख्तिदार दिया गया, और देखिए आज उसकी टांगें किस तरह कांप रही हैं। ये घबराहट का आलम है, ये परेशानी का आलम है। मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आज इतवार को इस पूरी चीज का सुओ मोटो नोटिस ले कि अदालती अहकामात की धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं, ये इस मुल्क में कानून की बेइज्जती है। ये इस मुल्क में जो हमारे कानून की हुक्मरानी है उसकी बेइज्जती है। इससे ये मैसेज जाता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। इससे ये मैसेज जाता है कि इस मुल्क में कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। और वो जो शख्स जो कहता था कि जी गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून, कमजोर के लिए अलग कानून, ताकतवर के लिए अलग कानून, आज ये चीज साबित हो गई। आज ये चीज साबित हो गई कि इमरान खान
अपने आप को उस तबके में लेके आया जिसके ऊपर कोई कानून नहीं है। अगर किसी गरीब के लिए कानून का, अदालत का ऑर्डर होता तो क्या पुलिस इतना तहम्मुल दिखाती? अगर ये ऑर्डर आपके और मेरे लिए होता तो पुलिस हमें किस तरह उठा के लेके जाती? अगर किसी गरीब आदमी के लिए होता, किसी मिस्किन आदमी के लिए होता, किसी आम आवाम के लिए होता तो आज पुलिस किस तरह उठा के ले जाती? जूते मारते हुए, ठुड्डे मारते हुए मोबाइलों में उठा के लेके जाती। और इसके लिए वीवीआईपी तरीके से। और फिर पीटीआई के लीडर जो है वहां पे क्या अपील करे जी, अवाम जमान पार्क जमा हो। भाई आप क्यों जमा कर रहे हो जमान पार्क? आप जब ठीक हो, आप समझते हो आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो आप अपना क्या चीज दिखाना चाहते हो जमान पार्क में? ये चंद 100 लड़के जमा करना कोई अगर बड़ी बात है तो ये 1 मिनट में जहां बोले उतने जमा हो जाएंगे। ये चंद 100 नहीं, चंद हजार जमा हो जाएंगे। चंद हजार नहीं, चंद लाख भी जमा हो सकते हैं। इतनी स्ट्रीट पावर पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी के पास है। लेकिन जिस तरह उस स्ट्रीट पावर का, जो इतनी सी स्ट्रीट पावर को जिस तरह तमाशा बना के दिखाया जा रहा है और जिस तरह उस तरीके से मैं समझता हूँ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये आज सवाल निशान है। ये आज स्याह दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। और अदालतों ने, मैं गुजारिश करूंगा, जो आज इंप्रेशन इमरान खान के लिए इस्टेब्लिश हो रहा है कि ये लाडला है, इसको हमेशा लाडले की तरीके से ट्रीट किया गया। इस लाडले को हमेशा वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई। इस लाडले को हमेशा कानून से बालातर होकर समझा गया। इस लाडले के लिए अलग कानून है। मैं समझता हूं इस लाडले कोई कानून ही नहीं है। और एक और बात बता दूं, ये कोई नजरियाती वारंट नहीं था जो ये पीटीआई के कुछ लोग आके कह रहे हैं कि नजरियाती लीडर है। नजरियाती वारंट नहीं था, ये चोरी का वारंट है, ये डकैती का वारंट है। ये आपकी उस अदालत ने आपके खिलाफ नोटिस निकाला जिसमें आपको तोशाखाना केस में शामिल किया गया है। और तोशाखाना में जब आपने घड़ियां चोरी की हैं, जब आपने वो मोहतरमा जादूगरनी साहबा ने और मोहतरमा वो गोगी साहबा ने मिलके जो भी वहां डकैतियां मारी हैं, जो वहां के हीरे के जवाहरात, जो सोने के सेट, जो घड़ियां आपने वहां पे बेची हैं, जो खाना काबा के लोगों वाली घड़ी जो कि पूरी दुनिया में एक ही बनी थी, और वो आप कुदरती खुशकिस्मत थे कि अल्लाह ताला की तरफ से वो घड़ी आपके नसीब में आई। और आज दुनिया के सबसे बड़े बदकिस्मत आप थे कि आपने उसको भी बेचते हुए कोई शर्म महसूस नहीं की। आपको उस केस में बुलाया गया है। आपको किसी जिदोजहद में, किसी गुलामी, कोई लड़ाई में या किसी में नहीं बुलाया गया। आपको चोरी में, कि आपने चोरी की है, आपने डाका मारा है, आपने तोशाखाना में डाके मारे, उस डाके के केस में इमरान खान को बुलाया गया है, तलब किया गया अदालत में, जिसमें वो नहीं हुआ क्योंकि वो फेस नहीं कर सकता अदालत को। अदालत में क्या जवाब देगा? जी ठीक है, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। ये किसी के बाप की घड़ी नहीं थी, ये पाकिस्तान की रियासत को तोहफे में मिली थी घड़ी, जिसको आपने औने पौने दामों के रेट में खरीद के और महंगे दानों में बेची है आपने। तो आप इसमें मुल्जिम हो, आप इसमें मुजरिम हो, और उस चोरी के केस में आपको बुलाया गया है। आप जाओ, अब ये रोना धोना छोड़ दो कि उसको क्यों नहीं बुलाया, उसको क्यों नहीं बुलाया। बाकियों के खिलाफ जिन पे इल्जाम उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको अभी आज दिन तक लाडले के तौर पे आपको टैकल किया जा रहा है, लाडले के तौर पर आपको ट्रीटमेंट मिली जा रही है, तो ये ट्रीटमेंट अब खत्म होनी चाहिए। मैं समझता हूं, मैं अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर इस तमाशे का आज खुद नोटिस लेके हुए फौरी तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी करे, क्योंकि ये छोटी अदालत की बेइज्जती नहीं है, ये अदालत की बेइज्जती है। ये किसी ये नहीं कहा जाए कि जी ये छोटी अदालत है, मातहत अदालत की बेइज्जती है। ये पूरे मुल्क के कानून के ऊपर तमाचा है, ये कानून की हुक्मरानी के ऊपर तमाचा है कि एक शख्स कहता है जी मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, मुल्क का कानून उसके सामने बेबस है, मुल्क की अदालतें उसके सामने बेबस हैं। इस तरीके से दो कानून इस मुल्क में नहीं चल सकेंगे। और अगर आज ये गिरफ्तारी अमल में नहीं आती है और ये अगर दोबारा कामयाब हो जाता है, तो फिर कल को कोई पुलिस किसी के घर दरवाजे पे खटखटा नहीं सकेगी। कल को कोई अदालत किसी के अदालत कहने पे कोई गिरफ्तार नहीं हो सकेगा। तो हर कोई बोलेगा जी ठीक, हम अपने घर के बाहर चंद गुंडे जमा कर देंगे, फिर देखते हैं कौन हमें गिरफ्तार करता है। और फिर ये अनारकी होगी। ये अनारकी नहीं होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हुकूमत ने कोई इसको अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की है, अदालती अहकाम पे ये पूरे अमल जारी है। तो इसमें मैं समझता हूं कि कानून की हुक्मरानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, हुकूमत रियासत से ताकतवर कोई भी नहीं है। हुकूमत चाहे तो 500 लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है, तो पुलिस या रियासत क्यों उसको गिरफ्तार नहीं कर रही? फेडरल गवर्नमेंट आपकी इत्तेहादी है, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि इसको फौरी गिरफ्तार किया जाए? देखिए जी, मैं हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात क्लियर कह दूं
कि ये अदालती अहकामात पे कार्रवाई की जा रही है और मैं समझता हूं कि अदालती अहकामात पे कोई भी शख्स जो है वो उससे ऊपर नहीं है। जो अदालत के अहकामात किसी मजलूम के लिए हैं, वही अदालती अहकामात किसी मजबूत के लिए भी होने चाहिए। जिस तरह किसी गरीब आदमी के लिए अदालती अहकामात पे अमल किया जाता है, उसी तरह इस ठग आदमी के लिए, इस चीटर आदमी के लिए, इस घड़ी चोर आदमी के लिए भी उसी तरीके के अदालती अहकामात का अमल होना चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। देखिए जी, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। ये चंद गुंडों के बाप की जागीर नहीं है कि इस मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाएगा, और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि इस मुल्क में किसी को नुकसान पहुंचाने दें। इस मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत हम सबका फर्ज है। तो कोई धमकी ना दे कि जी अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो जी कोई नुकसान पहुंच जाएगा। किसी की मजाल नहीं कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सके, और ना ही हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, हमारी पुलिस ने, हमारे तमाम सरकारी इदारों ने कोई इतने कमजोर हैं कि इस तरह के चंद गुंडों का मुकाबला कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती के साथ मुकाबला किया जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कराची में जराइम का जिन बेकाबू हो गया है। रवां साल डकैती ने गोली मारकर 20 से ज़ायद शहरियों की जिंदगियां छीन ली हैं। गुज़िश्ता रात भी कराची के इलाके फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया ब्लॉक 22 में डाकुओं ने फायरिंग करके मजदूर को कत्ल कर दिया। मजीद बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। जी, कराची में डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। गुज़िश्ता रात कराची के इलाके फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया ब्लॉक 22 में डकैती की वारदात के दौरान मुजामत पर जुनैद नामी शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से जो है शवाहिद जमा कर लिए हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं मकतूल जुनैद सोराब गोड आसिफ के करीब मदीना कॉलोनी का रिहायशी था, जो कि अकेला यहाँ पर मुकीम था। हमारी लवाइकीन से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया है कि मकतूल जुनैद के 3 बेटे थे, और मकतूल का जो आबाई ताल्लुक़ है वो पंजाब के शहर भावलपुर से है। अब से कुछ देर कबल लवाइकीन मकतूल जुनैद की मैयत को लेकर आबाई जो इलाका है भावलपुर, वहाँ लेकर रवाना हो गए हैं। ईडी सोराब गोड सरखाने से जो है उनकी मैयत को ले जाया गया है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए कि कराची में रवां साल अब तक कितने शहरी जान की बाजी हार बैठे हैं, तो बताया जाता है कि रवां साल डकैतों ने 24 से ज़ायद शहरियों की जो है जान ली है। रवां साल का सबसे पहला वाक़या कोरंगी के इलाके में पेश आया था, जहां पर एक 20 साला नौजवान की जो है डकैतों ने जान ले ली थी। उसके बाद हमने देखा कि गुलिस्तान जौहर में फायरिंग करके डकैतों ने एक खातून की जान ली। फिर इसी तरीके से होते होते ये तादाद 20 से क्रॉस कर चुकी है। सबसे ज़्यादा जो वाक़यात रोनुमा हुए कराची में डकैती की वारदात के दौरान वो कत्ल करने के वो ज़िला शर्की में पेश आए हैं। ताहम पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि वो इस वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। दावा किया जाता है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ताहम अब तक किसी के भी जो है मुल्ज़िमान, ज़्यादातर के मुल्ज़िमान अब तक जो है गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। जबकि साथ साथ ये डकैती की वारदात के दौरान मुज़ामत पर कत्ल के वाक़यात ज़्यादातर ज़िला शर्की में पेश आए। इसी तरीके से पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी दावा किया गया है कि जुनैद के कातिलों को जो है जल्द लिया जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं। सोराब गोड में कपड़े के ताजर के घर में 8 मुसल्लह डाकुओं की लूटमार। कपड़े के ताजर अनवर खान ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक मुल्ज़मान ने घर वालों को एक कमरे में बंद किया और पूरे घर में लूट मार करते रहे। लाखों रुपए मालियत का 30 तोले से ज़ायद जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज़ का वाक़या है। सोराब गोड में वाक़े स्कीम 33 के करीब निजी सोसाइटी है, जहां पर डकैतों ने दावा बोला है कपड़े के ताजर के घर में 8 मुसल्लह डाकुओं की लूटमार की है और मुल्ज़िमान ने घर वालों को एक कमरे में बंद करके पूरे घर को जो है लूट लिया है। बताया जाता है कि लाखों रुपए मालियत का 30 तोले से ज़ायद जेवरात और नकदी लूट कर जो है फरार हो गए। सोराब गोड के इलाके कुलहुम्स के रिहायशी कपड़े के ताजर अनवर खान ने वाक़े का मुकदमा सोराब गोड थाने में दर्ज करवा लिया है। पुलिस जो है
वहां पर लूटमार, डकैती और स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। याद रहे कि गुज़िश्ता रात भी वहां पर एक वाकया हुआ था। फायरिंग के वाकये में डकैती मुज़ाहमत के दौरान जुनैद नामी शहरी को जो है सोहराब गोड के करीब ही ये वाकया पेश आया था, जहां पर एक शहरी जान की बाजी हार बैठा था। तमाम बताया जाता है कि सोहराब गोड के इलाके गन्ना मंडी, मच्छर कॉलोनी, लाशक स्क्वाड समेत दीगर इलाकों में जराइम पेशा अपराध सरगर्म दिखाई देते हैं, जबकि पुलिस मज़कूरा इलाकों में जाने से कतराती है। जराइम पेशा अपराध से जो है खौफजदा है। इलाका मकीनों ने दावा किया है कि पुलिस जो है जराइम को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। माई कराची नुमाइश में पाकिस्तानी मसनूआत शहरियों की खसूसी दिलचस्पी का मरकज़ बनी हुई हैं। वसीम इफ्तिखार अपडेट करेंगे। आज बिल्कुल माई कराची नुमाइश में जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं वो बिलखुसूस शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और शहरियों की जानिब से जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को पसंद भी किया जा रहा है। बिलखुसूस अगर हम बात करें कारपेट्स की, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ हॉल नंबर 3 में और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पे पाकिस्तानी कारपेट्स भी जो है वो मुतारिफ़ किराए का हैं। कारपेट्स की मुख्तलिफ़ इक़साम और मुख्तलिफ़ रेंज यहाँ पर मौजूद हैं। रग्स मौजूद हैं मुख्तलिफ़ साइज़ में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कारपेट्स और रग्स मौजूद हैं। खूबसूरत डिज़ाइन में इनको तैयार किया गया है। यहाँ पर जो जिस कंपनी की जानिब से ये स्टॉल लगाए गए हैं, इनके नुमाइंदे से जानते हैं। आप ये बताइएगा कि कौन कौन सी वैराइटीज़ आपने इस बार मुतारिफ़ कराई है, कौन कौन सी वैराइटीज़ मौजूद है और किन किन साइज़ में है और हैंडमेड है या मशीन मेड है, वो बताइएगा। इसमें माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं। सिल्की में है, लोकल में है और बाकी सब मेड इन चाइना भी है और मेड इन टर्की भी है। और बाकी माशाल्लाह यहाँ का फीडबैक बहुत अच्छा है। हमारे पास मुख्तलिफ़ डिज़ाइन है जो जिसको समझ में आ जाए। ऐसे नहीं कि हमने कोई एक ही डिज़ाइन मुख्तसर किया हुआ। माशाल्लाह वैरायटी चेक करें, 4-6 में वैरायटी है और 5-8 में वैरायटी है। फिर वो हमारे पास एक्सपेंसिव चीज़ें भी लगी हुई हैं, इसकी कॉस्ट 60,000 तक है। और बाकी ये सब टर्की में लगे हुए हैं, 4x6 है, इनका भी फीडबैक अच्छा है। बिल्कुल इन्होंने बताया कि सिल्की और दीगर जो फैब्रिक है उसकी मदद से ये रग्स और ये कारपेट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं और ख़ुसूसी तौर पर डिस्काउंट भी दिया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कारपेट्स भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ चाइना और तुर्की की कारपेट्स भी यहाँ पे मुतारिफ़ कराए गए हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो कारपेट समेत जो दीगर पाकिस्तानी मसनूआत हैं उसमें ख़ुसूसी दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हैं कि ख़रीदारी को तरजीह दे रही है। जी, लेजेंड क्लब गुलिस्तान जौहर में कराची गेम्स स्नूकर टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं सर लेजेंड स्नूकर क्लब गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर कराची गेम्स के सिलसिले में स्नूकर टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। डॉक्टर फारूक उस्ताद जो MKM के रहनुमा हैं और साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने आज हिट लगा के इस टूर्नामेंट का इफ्तार किया। हम उनसे बात करेंगे। फारूक भाई, किस तरह देख रहे हैं, कितना हौसला अफजाई के स्नूकर मुकाबले हो रहे हैं कराची गेम्स के तहत? आपके दौर में भी एक सिटी गेम्स हुआ था 89 में, मुझे याद है, जब आप मेयर होते थे कराची के। मेरे ख्याल में कराची इतना इम्पॉर्टेंट सिटी है, हब ऑफ इकॉनमी है, इंजन ऑफ ग्रोथ है, तो यहाँ बड़ा पोटेंशियल है, बहुत डाइवर्सिटी है। हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तानी यहाँ है, हर इलाके का पाकिस्तानी है और इस डाइवर्सिटी को यूज़ इसी तरह किया जा सकता है कि यहाँ लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बैनर और पाकिस्तान के फ्लैग को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो मौका दें तो मेरे ख़्याल में कराची के लोग मायूस नहीं करेंगे। और मेरे ख़्याल में ये सिटी गेम्स का इनेकाद रेगुलरली होना चाहिए। एक आइडेंटिटी देखें ना, आलमी मुशायरा जो है, उर्दू का आलमी मुशायरा, फिर आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, फिर कराची लिटरेचर फेस्टिवल और ये कराची गेम्स, ये सब कराची की आइडेंटिटी है। चाहे वो पॉलिटिक्स का गेम हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर मेरिट आ गई तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें ठीक हो जाए। और फिर पॉलिटिक्स को गेम्स में नहीं आना चाहिए और पॉलिटिक्स में गेम्स नहीं आने चाहिए। हमारे यहाँ उल्टा हो गया, सियासत में खिलवाड़ हो गया है और खेलों में सियासत आ गई। शुक्रिया फारूक भाई। सुना आपने डॉक्टर फारूक उस्ताद बताया था कि कोशिश है कि सब मिल के बैठें और तभी मामले का हल निकलेगा। उन्होंने इस खेल को, कराची गेम्स को खुशाइन करार दिया। उनका कहना था कि ऐसे मुकाबले जारी रहने चाहिए। जी, बल्दिया बस्ती के महकमा बागात की जानिब से साल की चौथी फूलों की नुमाइश का इनेकाद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। रिजवान अहमद अपडेट करेंगे।
रवां बरस का तीसरा महीना जो है वो चल रहा है, लेकिन चौथी नुमाइश होने जा रही है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फूलों की। और महकमा बागात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो इतवार के रोज़ भी अपने अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हैं। मेरे कैमरामैन इरफान तरमिज़ी आपको दिखाएंगे चंद खूबसूरत वो मनाजिर जो कि हम आपको दिखा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के महकमा बागात की 16 एकड़ रकबे पर मुहित नर्सरी से, जिसके एक बड़े हिस्से पर इस वक्त जो फूलों की चौथी नुमाइश होनी है उसके इनेकाद के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। और कुर्बानी दी है इस सिलसिले में यहाँ के मुलाजमीन ने अपनी हफ्तावार तातील की। डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, इनसे बात करते हैं। नदीम साहब, ये फरमाइएगा कि तातील के रोज़ काम हो रहा है और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि चौथी नुमाइश आप करने जा रहे हैं, क्या तीसरी जो 3 नुमाइश आप कर चुके हैं उससे आपने फ़ायदा हासिल किया? बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। जैसा कि आपके इल्म में है, बल्दिया वस्ती महकमा बागात अपने फ़्लावर शोज़ के हवाले से ख़ास मुकाम रखती है। ये चौथा फ़्लावर शो है जो बल्दिया वस्ती करने जा रही है। पहले हमने किया था क्रेंसनथीमम, जिसे आम ज़बान में गुल दाऊदी कहते हैं। सेकंड हमने किया था मैरीगोल्ड, जिसे गेंदा कहते हैं। और फिर थर्डली रोजिश फ्लावर शो किया था। अब ये एनुअल फ्लावर शो करने हम जा रहे हैं, जिसमें हज़ारा वैरायटियाँ अक़साम होंगी, इंडोर की वैरायटीज़ होंगी, क्लीपर्स होंगे, रोजेस की वैरायटीज़ होंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कि आपकी कुछ वेजिटेबल्स के पौधे भी जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो नुमाइश में सुना है कि वो भी रखे जाएंगे, इसकी क्या वजह है? सर, ये जो वेजिटेबल के प्लांट्स हम रखेंगे, लोगों को ये अवेयर करना है कि अगर हम चाहें, चाहे हमारा फ्लैट हो या छोटा रकबे का घर हो, वहाँ हम किचन गार्डनिंग के हवाले से बहुत काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि शो में एक छोटे से गमले में पॉट्स में जो है सब्ज़ी होगी, जिसमें पौधे में टमाटर नज़र आएगा, बैगन नज़र आएंगी, धनिया, पुदीना। ये हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किचन गार्डनिंग पे अगर काम करें तो महंगाई का सद्देबाब हो सकता है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ये भी मुझे बताइए, नुमाइश का इनेकाद कब से हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है? 3 रोज़ा नुमाइश है। ये 10 मार्च से स्टार्ट करेंगे हम फतेह बाग में, नॉर्थ आनबाद ब्लॉक F में। और जो 3 रोज़ा नुमाइश है, मैं बिलखुसूस जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से गुजारिश करूँगा कि इस फ्लावर शो में आएँ। आप देखेंगे कि इसमें हज़ारा अक़साम की आपको फ्लावर्स, प्लांट्स, बोनसाई प्लांट्स, कैक्टस, ये तमाम वैरायटीज़ का हम इंशाल्लाह डिस्प्ले करेंगे। बिल्कुल, इन फूलों की नुमाइश के इनेकाद का मकसद ना सिर्फ ये कि आवाम को हरियाली के करीब लाना है, बल्कि इसके साथ साथ नई बात बता दी गई। कराची में गर्मी का जोर बढ़ा तो लोगों ने वाटर पम्प के मशहूर तरबूज शरबत वाली दुकान का रुख कर लिया। मजीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, शहर कायद में इस वक्त जो है गर्मियों का राज है और इस गर्मी के तोड़ के लिए तरबूज का शरबत जो है वो लाजिम व मलजूम होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मारूफ वाटर पम्प के मारूफ मशहूर शरबत तरबूज का शरबत कहलाया जाता है। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ इस दुकान के जो है मालिक मौजूद हैं, मोहम्मद अकरम साहब। मोहम्मद अकरम साहब, बताइएगा 8 आने से 80 रुपये तक का सफ़र कैसे तय हुआ? हाँ माशाल्लाह, पहले तो जब काम स्टार्ट किया उसी टाइम सस्ता ही था, तरबूज भी सस्ता था, सब कुछ सस्ता था। 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपये का बड़ा गिलास होता था, तो आस्ता आस्ता ऊपर जाता आज 180 रुपये का गिलास है मेरा भाई। तरबूज महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया लड़कों का। ये बताइए कि ये 8 आने की जो बात कर रहे हैं, ये कितने साल पहले की बात है? ये 27 साल पहले का बात है। जो बंदा गिलास पी लेता था, एक गिलास 8 आना, 1 रुपया का, 2 रुपये का तो बहुत बड़ा, ये जो जाम्बो है 2 रुपये का गिलास था, बंदा पी नहीं सकता था। आजकल एक छोटा सा गिलास जो है 80 रुपये का है। ये महंगाई की वजह से आसमान पे हर चीज़ बातें करता है, गिलास, तरबूज, रुअफ़ज़ा, हर चीज़ पे, किसी चीज़ पे मुँह नहीं लग सकता है भाई। बंदा कोई चीज़ पूछ लेता है, परेशान हो जाता है कि यार ये कोई मजाक करे या वाकई इसी रेट पे है। देखा आपने, इनका यही कहना था कि पिछले जो है 27 साल से जो है उनकी दुकान यहाँ पर मौजूद है। वो तरबूज का शरबत बेच रहे हैं। 8 आने से शुरू किया था और अब वो 80 रुपये तक पहुँच चुका है। उनका ये भी कहना था कि महंगाई की वजह से तरबूज भी महंगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है दाम बढ़ाने पड़ते हैं। जी।